गुड मॉर्निंग। देखिए, हम सब इतिहास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास। देखिए, इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? पिता हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास में पढ़ाई हम सब किस चीज का करते हैं? जो भी बीती हुई बातों के बारे में हम सब पढ़ने कहाँ मिलता है? इतिहास में मिलता है। आज हम सब 10th का इतिहास पढ़ने वाले हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम सब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। तो यूरोप ये क्या है? एक महादेश है, आप कह सकते हैं एक महाद्वीप है। इसकी स्थिति के बारे में पहले जानेंगे। स्थित कहाँ पे है ये? आप मैप देखिए। इसकी स्थिति के बारे में जानने के लिए मैप देखना पड़ेगा, जो को दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये रहा वर्ल्ड मैप। इसमें 7 महाद्वीपों के बारे में बताया जाएगा। 7 महाद्वीप के बारे में, जो कि देखिए, पहला इधर देखते हैं, इधर से देखते हैं तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर अंटार्कटिका। 7 महादेश इसमें आपको दिखाई देंगे। जब मैप आप निकालिएगा अपने पास वर्ल्ड मैप, तो इसमें आप देखिएगा इधर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका। हम इस सब देखते हैं कि ये रहा आपका पूरा वर्ल्ड। आपको जो हम अभी बताएं, इस प्रकार अगर आप बांट दीजिए, इधर एशिया नजर आएंगे, यहाँ यूरोप नज़र आएंगे, यहाँ अफ्रीका नज़र आएंगे, इधर ऑस्ट्रिया नज़र आएंगे और इस तरफ अंटार्कटिका नज़र आएंगे, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे, यूरोप के बारे में। तो आप देख लिए कि यूरोप एक क्या है? महाद्वीप है, जिसकी स्थिति भी आप जान गए कि एशिया और अफ्रीका के बगल में क्या स्थित है? यूरोप महादेश स्थित है। अभी इसी यूरोप महादेश में हम सब पढ़ेंगे राष्ट्रवाद। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रवाद। यूरोप की स्थिति आपको मैप पे बताई गई। इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को। अभी हम सब इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि अभी हमने आपको यूरोप के बारे में बताया। अब बताएंगे राष्ट्रवाद में। क्या? किसके बारे में? राष्ट्रवाद में। यूरोप क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र कह सकते हैं, भौगोलिक क्षेत्र है। यूरोप भौगोलिक क्षेत्र है। अब इसके बारे में जानना है, राष्ट्रवाद क्या है। तो आप राष्ट्रवाद में देखिए कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जो भी उस भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता क्या होना चाहिए? ये जो एक भौगोलिक क्षेत्र में सांस्कृतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। मतलब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, दोनों के बीच में भी जो प्रेम और एकता की जो भावना रहेगी, उसी का नाम दिया जाता है क्या? राष्ट्रवाद। जो अब देखते हैं हम सब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते चलते हैं कि राष्ट्रवाद, ये जो है राष्ट्रवाद भावना का उदय कैसे हुआ? राष्ट्रवाद भावना का उदय
देखेंगे तो राष्ट्रवादी भावना का उदय कैसे हुआ, जो कि यूरोप की बात हम सिर्फ करेंगे और किसी महादेश के बारे में नहीं, यूरोप महादेश के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रवादी भावना का उदय कैसे हुआ। बोला जाता है कि राष्ट्रवादी भावना का बीजारोपण, मतलब यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का बीजारोपण पूर्ण जागरण काल से ही है, पूर्ण जागरण काल से ही है। मतलब जब से पूर्ण जागरण काल से ही यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का उदय हो चुका था। लेकिन तत्कालिक इसका कारण क्या आता है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, ये जो तात्कालिक कारण बनता है राष्ट्रवाद की भावना का उदय का, ये तात्कालिक कारण यही बनता है कि 1789 की फ्रांसीसी की क्रांति, यही फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का उदय काफी तेजी से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम सब आगे बढ़ते हैं कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे हुआ। मतलब पहले देखें राष्ट्रवादी भावना का उदय कैसे हुआ, अब ये राष्ट्रीयता की विकास कैसे हुआ वहाँ। तो इस विकास के कारण वहाँ दो कारण, पहला फ्रांसीसी की क्रांति विकास का कारण बनता है, पहला फ्रांसीसी की क्रांति और दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट का आक्रमण, नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण। यही दो कारण से यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का तेजी से विकास हुआ। इस यूरोप में राष्ट्रीयता विकास की भावना का तेजी से विकास हुआ। अभी हम सब देखेंगे कि वो नेपोलियन बोनापार्ट क्या है। अभी हम क्वेश्चन अगला देख लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट ये क्या है। तो सबसे पहले इनका हम जानेंगे कि जन्म कब हुआ, 1769 ईस्वी में। इनका जन्म 1769 ईस्वी में, जो कि 15 अगस्त आप दे सकते हैं, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। इनका पिता का नाम कार्ल बोनापार्ट, इनके पिता का नाम कार्ल बोनापार्ट। और देखिए अभी नेपोलियन, यहाँ से एक क्वेश्चन और अलग आता है कि जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, आप यहाँ पे देखिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त के जाना जाता है। अभी हम सब देख लिए कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास दो महत्वपूर्ण कारण हैं, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट का आक्रमण। अभी हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सब देखने वाले हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका रही। मतलब यूरोप में राष्ट्रीयता के लिए नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी, क्या क्वेश्चन देखने वाले हैं। यूरोप के राष्ट्रीयता में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। मतलब क्या किए थे नेपोलियन वहाँ यूरोप में, एक जबकि आक्रमणकारी व्यक्ति होकर। तो देखिए इन्होंने किया क्या था, इटली और जर्मनी का एकीकरण कर दिया। इटली और जर्मनी का एकीकरण किए थे। क्या कारण निकल रहा है, इटली और जर्मनी का एकीकरण। वो कि बोला जाता है कि यह जानबूझकर नहीं, अनजाने में, क्या अनजाने में एकीकरण किए थे, अनजाने में एकीकरण किए थे। अनजाने में एकीकरण किनका कर दिए, जर्मनी और इटली का एकीकरण नेपोलियन बोनापार्ट अनजाने में कर देता है, जिसके कारण ही वहाँ एक संगठित
राजनीतिक तैयार होती है, राजनीतिक तैयार होती है। इसीलिए कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका राष्ट्रीय क्रियता में थी। तो आप इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट के समय जर्मनी और इटली के एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति थे जिन्होंने यह अनजाने में इटली और जर्मनी का एकीकरण कर देता है, और इसी एकीकरण की वजह से एक संगठित राजनीतिक वहां तैयार होती है। आगे क्वेश्चन, इसी इटली और जर्मनी के दो छोटे छोटे प्रांतों के बीच में एक क्वेश्चन और आती है कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। मतलब ऑस्ट्रिया क्या किया था इन दोनों की एकीकरण में। तो देखिए ऑस्ट्रिया, यहाँ हम ऑस्ट्रिया की बात आई। ऑस्ट्रिया है जो इटली और जर्मनी के छोटे छोटे जगहों पर इनके ये चलते हैं, राज चला करती थी ऑस्ट्रिया की, जो कि ऑस्ट्रिया जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एक शर्त रखता है, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या था कि ये दोनों एक तभी होंगे, ये दोनों जुड़ तभी सकते हैं जब ऑस्ट्रिया छोड़कर जाए, जब ऑस्ट्रिया का क्या कर करके जाए, छोड़कर जाए, तभी इन दोनों का एकीकरण क्या है, एकीकरण संभव है। अन्यथा इन दोनों का एकीकरण संभव नहीं है, क्योंकि ये जब तक कुछ प्रांतों को छोड़कर इन दोनों के जो प्रांत पे राज कर रहे हैं, शासक कर रहा था, जब तक उसे छोड़कर नहीं जाएगा तब तक इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अभी देखिए आगे हम सब बढ़ते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम सब कि मेटरनिक युग क्या है। कौन सी युग बाबू? मेटरनिक युग। एक युग आता है जिसका नाम दिया जाता है, कौन सा युग? मेटरनिक युग। देखिए मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग क्या है। ये मेटरनिक युग के बारे में हम सब जानेंगे कि मेटरनिक युग क्या है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा 1815 से 1848 ईस्वी तक के युग के, 1815 से 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिक का युग कहा जाता है, मेटरनिक का युग कहा जाता है। मतलब ये जो 1815 से 1848 ईस्वी में जो युग कटा, इसी युग का नाम रखा गया मेटरनिक का युग। जो कि मेटरनिक क्या था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। देखिए यही ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक रहता है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा ही 1815 ईस्वी में वेना में एक सम्मेलन होता है। कहाँ? वेना में एक सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन करता कौन है बाबू? तो ये सम्मेलन करेगा कौन? फ्रांस, वियना, प्रसा, ऑस्ट्रिया इत्यादि यूरोपीय, मतलब और भी जो यूरोप के हैं वो यहाँ संगठन करेंगे। और इसी संगठन का, नहीं फ्रांस नहीं बाबू, यहाँ रूस होगा। क्या होगा? रूस, बेना, प्रसा, ऑस्ट्रिया इत्यादि यूरोप के लोगों में एक बैठक होती है, जो कि बैठक किस लिए होती है कि यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था
बनाए रखने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि जो बेना का सम्मेलन होता है वो किस लिए होता है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। 1815 ईस्वी का एक सम्मेलन हुआ जो यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सम्मेलन किया जाता है। लेकिन देखते हैं आगे इस सम्मेलन से शांति व्यवस्था बनेगा या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं मेटरनिक युग को हटाकर। मेटरनिक युग 1815 ईस्वी के बाद एक क्रांति होती है 1830 ईस्वी में। कब? 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में क्या होती है? एक क्रांति होती है। जो कि क्यों होती है जो देखते हैं। ये क्रांति का क्या कारण है जो देखेंगे। तो ये क्रांति का महत्वपूर्ण कारण यह है कि वहां चांसलर एक्स, कौन बाबू? चांसलर एक्स जो रहता है वह एक प्रतिक्रियावादी शासन रहता है। प्रतिक्रियावादी शासन रहता है। इसी चांसलर एक्स की जो 1830 ईस्वी में क्या होता है? अंत होता है। मतलब ये और चांसलर एक्स जो रहते हैं वो बुर्बो वंश के रहते हैं। कौन वंश के बाबू? बुर्बो वंश के। कहा जाता है कि 1830 ईस्वी में ही बुर्बो वंश का अंत हुआ। 1830 ईस्वी में ही बुर्बो वंश का अंत हुआ और वहां पे एक वंश आता है ऑलरियंस वंश। ऑलरियंस वंश। और ये जो ऑलरियंस वंश आते हैं यह संवैधानिक जो पहले से चला आ रहा था संवैधानिक में कुछ परिवर्तन करता है। संवैधानिक में कुछ क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। और इसी परिवर्तन की वजह से जो ये परिवर्तन किए, इसी परिवर्तन की वजह से वहाँ एक क्रांति हो जाती है और उसी का नाम दिया गया है क्या? 1830 ईस्वी का क्रांति। जो ये परिवर्तन की वजह से 1830 ईस्वी में यूरोप में एक क्रांति होती है। यूरोप में एक क्या हो जाती है? क्रांति होती है। और इसे ही 1830 का क्रांति कहा जाता है। 1830 का क्रांति कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि 1830 के क्रांति में सबसे सटीक परिभाषा आप क्या दे सकते हैं कि बुर्बो वंश का अंत हुआ जिसका शासक चला रहा था चांसलर एक्स। बुर्बो वंश के अंत के बाद ऑलरियंस वंश की स्थापना होती है और इस ऑलरियंस वंश ने संवैधानिक में कुछ परिवर्तन कर देता है और इसी परिवर्तन की वजह से 1830 ईस्वी में एक क्या होती है? क्रांति होती है और इसे बोला जाता है 1830 का क्रांति। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि 1830 के क्रांति का क्या प्रभाव रहा उसका वर्णन करें। मतलब 1830 के क्रांति का प्रभाव, 1830 के क्रांति का प्रभाव क्या होता है। जब 1830 का क्रांति होता है तो इसका प्रभाव क्या होता है जो वर्णन करेंगे। 1830 के क्रांति का क्या प्रभाव होता है तो देखिएगा सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि देश में जो भी कट्टर, देश में मतलब यूरोप की हम बात कर रहे हैं, यूरोप देश में कट्टर राज्य सत्तावादी कम होता है। राज्य सत्तावादी क्या होता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है। मतलब जो देश का कट्टर राज्य सत्तावादी होता है उसमें कुछ कमी आती है। दूसरा क्या होता है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में पूर्ण जागरण होती है, पुनरावृत्ति होती है। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति होती है।
जो फ्रांसीसी क्रांति पहले हुआ था 1789 ईस्वी में, उसे पुनः 1830 के क्रांति में क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति होती है, फिर से उसे दोहराया जाता है, कुछ पुनरावृत्ति किया जाता है, जैसे कि वो वापस आना ही पुनरावृत्ति कहलाता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा कारण इसमें ये होते हैं कि इटली एवं जर्मनी, यहाँ दो मिलते हैं, इटली एवं जर्मनी, ये पहला ए ले लीजिए और दूसरा बी। उधर इटली एवं जर्मनी का एकीकरण और दूसरा इधर होता है पोलैंड एवं हंगरी का, पोलैंड एवं हंगरी का। ये जो दो इटली एवं जर्मनी और पोलैंड एवं हंगरी जो दो देश होते हैं, उसमें राष्ट्रीय एकता के प्रभाव के कारण, राष्ट्रीय एकता प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू होता है। ये दो देशों में राष्ट्रीय एकता प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू होता है, आंदोलन शुरू होता है। और यही कारण है कि 1830 के क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि जो बातों पहले से दब चुका था, वह पुनः 1830 की क्रांति में फिर से पुनः जागरण होती है, मतलब पुनरावृत्ति होती है कि ऐसा क्यों हम सहें, कोई भी काम ऐसा क्यों सहें। 1830 की क्रांति के बाद एक क्रांति होती है, 1830 की क्रांति के बाद एक क्रांति होती है 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का वर्णन करें, क्रांति का वर्णन करें, मतलब जो कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति क्या वर्णन करें कि 1848 ईस्वी में क्या हुआ था उस क्रांति में। तो आप इसका लिख सकते हैं प्रमुख कारण। नंबर पहला, प्रमुख कारण क्या है, जो सिर्फ ध्यान देंगे, मध्यम वर्ग का शासन का पर प्रभाव। जो भी मध्यम वर्ग रहते हैं, मध्यम वर्ग पर शासन का प्रभाव। दूसरा कारण इसका बनता है मध्यम वर्ग के शासन पर प्रभाव। दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। मतलब ऐसा लगता है कि अब एक राजनीतिक दल बनना चाहिए जिसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक संगठन की अभाव मीन्स कमी, जो कमी लगती है कि एक राजनीतिक दल अगर होता तो फ्रांसीसी में या यूरोप में अच्छे से कंट्री चल पाते। तीसरा कारण बनता है इसका समाजवाद का प्रसार। क्या बनता है बाबू? समाजवाद का प्रसार। ऐसा होता है, लगता है कि समाजवाद का क्या होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। चौथा कारण बनता है लुई फिलिप, क्या लुई फिलिप की नीति, क्या बनता है? लुई फिलिप की नीति का असफलता, का असफलता, मतलब जो लुई फिलिप रहती है उसकी असफलता होती है। देखिए, लुई फिलिपींस की असफलताएं का प्रमुख कारण, इसका मुख्य कारण जो जनता रहती है, इसका मुख्य कारण यही है कि जो जनता इससे असंतुष्ट रहती है, असंतुष्ट रहती है। और यही असंतुष्ट की वजह से लुई फिलिप की नीति जो रहती है उनमें इनका क्या हो जाता है, असफलता होती है, और जिनके कारण ही फ्रांसीसी क्रांति 1848 ईस्वी में होती है। आप इस बातों को पुनः देखिए, मध्यम वर्ग में शासन का प्रभाव, जो मध्यम वर्ग रहते हैं उसमें शासन करने का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। राजनीतिक दल की अभाव, कमी आती है कि राजनीतिक दल रहना चाहिए। समाजवाद का प्रसार और लुई फिलिपिन की नीति की असफलता, मतलब जो लुई फिलिप रहती हैं उनकी असफलताएं होती है। देखिए आगे हम सब पढ़ेंगे इटली
का एकीकरण। क्या बाबू? इटली का एकीकरण। देखिए इटली का एकीकरण कैसे हुआ जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आज हम सब पहला पार्ट में यूरोप के राष्ट्रवाद का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति तक। कल हम सब पढ़ेंगे इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इटली के एकीकरण में कितने व्यक्ति आए, किनका क्या भूमिका था, जो बारे में पढ़ेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन हम सब पढ़े हैं, जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो सिर्फ क्वेश्चन, क्या सिर्फ क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा। सिर्फ प्रश्न आपके दिए रहेंगे और उस प्रश्न का आंसर आपको देना होगा। इस प्रश्न के आंसर देने के लिए आप वीडियो की पुनः रिपीट कीजिए, दोबारा सुनिए कि ताकि हर बातों को दोहराया गया है इस वीडियो में ही, और अपने से आंसर लिखने का प्रयास करें। अन्यथा अगर आंसर आपसे नहीं होता है तो हमें कमेंट कीजिए, आंसर हम सेंड करेंगे आपको। धन्यवाद।